नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। भारत कतर के बीच 7 अहम समझौते, हवाला और आतंकी फंडिंग के खिलाफ जानकारी साझा करने पर सहमति। स्विट्जरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री। मथुरा हिंसा में मरने वालों की तादाद हुई 29। एक सदस्य समिति ने शुरू की जांच। गृहमंत्री ने कहा राज्य करे सीबीआई जांच की सिफारिश। कर्ज नहीं चुकाने वालों को वित्त मंत्री की कड़ी चेतावनी। कहा चैन की नींद नहीं सो सकते डिफॉल्टर। बैंक प्रमुखों की बैठक में तिमाही प्रदर्शन की समीक्षा आज। अफगानिस्तान में काबुल कोर्ट परिसर में तालिबान का हमला, जज समेत 7 की मौत। बम धमाके में एक अफगान सांसद की गई जान। और लाल बजरी के बादशाह बने जोकोविच, फ्रेंच ओपन जीतने के साथ करियर ग्रैंड स्लैम का सपना पूरा। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 8वें खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का विमान भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे जिनेवा में उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान्स नेडर-अम्मानन समेत स्विस नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे और ऐसी संभावना है कि वो स्विट्जरलैंड में भारतीयों के काला धन का पता लगाने के लिए उनसे सहयोग मांगेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 48 सदस्यीय न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड का सहयोग भी मांग सकते हैं। 5 देशों की यात्रा शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड को यूरोप में भारत का प्रमुख भागीदार बता चुके हैं। वहीं इससे पहले 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री 2 पड़ाव पार कर चुके हैं। अफगानिस्तान में सलमा डैम के उद्घाटन के बाद उन्होंने कल कतर में 7 अहम समझौते किए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कतर के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। उम्मीद की जा रही है कि उनकी इस यात्रा से भारत में निवेश बढ़ेगा। दोहा में भारत और कतर के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम अल सानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत में आर्थिक रिश्तों की मजबूती पर जोर रहा। भारत और कतर के बीच सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहयोग, कौशल विकास, निवेश, पर्यटन, स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर भी करार हुआ। Both sides felt that time has come that we need to move beyond a trading relationship, get into strategic investments. In the asset reconstruction, like that our PSUs and IIF will be looking at assets which are under distress and to see whether we can get FDI into these sectors and revive some of these projects. प्रधानमंत्री ने दोहा में कारोबारियों से मुलाकात की। उन्होंने भारत कतर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कतर के अमीर की भूमिका को सराहा। निवेश के माहौल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को अवसरों की धरती बताया और कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। शनिवार को उन्होंने कतर में भारतीय कामगारों से मुलाकात कर खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट आंदोलन के पहले दिन स्थिति शांतिपूर्ण रही। यातायात सामान्य रहा और राजमार्ग या किसी रेलवे लाइन पर धरने नहीं दिए गए। पंचकुला, अंबाला, पलवल और फरीदाबाद जिलों में जाट धरने पर नहीं बैठे, तो कई जिलों में घटनास्थल की पूर्व अनुमति नहीं होने के कारण प्रशासन को मांग पत्र देकर धरने से उड़ गए। दिल्ली पुलिस ने सीमावर्ती जिलों और शहर के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है। हरियाणा में रविवार से शुरू हुए जाट आंदोलन का पहला दिन सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में निकला। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने धारा 144 का उल्लंघन करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मुस्तैद पुलिस के जवानों ने आंदोलनकारियों को ऐसा करने से रोक दिया। झज्जर में आंदोलन कर रहे जाट नेताओं ने कुछ घंटों बाद ही अपना विरोध वापस ले लिया। कुल मिलाकर आंदोलन का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा।
इस बार मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की हरियाणा बंद जैसी हालात बिल्कुल नहीं होंगे और कानून व्यवस्था बिल्कुल कायम रहेगी जैसे आज की डेट में सामान्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तैयारियां की हैं, पूरे प्रबंध किए हैं और पूरी तरीके से कल भी और आने वाले समय में भी जो हालात हैं पूरी तरह सामान्य रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे जाट नेताओं ने दूसरे राज्यों में रह रहे जाट नेताओं से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जाट नेता 8 जून को उत्तर प्रदेश, 10 जून को मध्य प्रदेश और 11 जून को उत्तराखंड में भी प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। निश्चित रूप से यह अनिश्चितकालीन आंदोलन है और 30 जून तक के तो हमने दूसरे राज्यों में भी प्लान किए धरने और उसको 30 जून तक के बाद उसको ये कहा कि जो पहले दिन होगा वो अगले दिन भी चलता रहेगा अगर सरकार नहीं मानती। आंदोलन को काबू में रखने के लिए सरकार ने इस बार पूरी तैयारी की है। एक तरफ जाट नेताओं को चुनिंदा जगहों पर ही प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई है, तो दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सुरक्षा बलों की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू है। साथ ही रोहतक और सोनीपत में मोबाइल और इंटरनेट जैसी सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं मथुरा के जवाहर बाग में हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गए लोगों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। एक घायल व्यक्ति ने मथुरा में दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की आगरा में मौत हो गई। इस बीच मथुरा हिंसा की जांच के लिए अलीगढ़ के मंडल आयुक्त चंद्रकांत की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय समिति ने जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सरकार को सौंप दी जाएगी। बीएसपी और बीजेपी ने घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मथुरा में भड़की हिंसा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मामले की सीबीआई से जांच को तैयार है, बशर्ते राज्य सरकार इसकी लिखित मांग करे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी यह कहना चाहता हूं कि सचमुच आप मामले का खुलासा करना चाहते हैं तो आपको यह चाहिए कि पूरे मामले की जांच कराने के लिए भारत सरकार को लिखे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता वी नारायणसामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नारायणसामी के साथ 5 कांग्रेसी विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उनमें ए नमशिवायम, एम कृष्णा राव, शाहजहां, एम कंदासामी और आर कमल कन्नन शामिल हैं। उपराज्यपाल किरण बेदी गांधी थिरल में मंत्रियों की 6 सदस्यीय टीम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। यूपीए 2 में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे 69 साल के नारायणसामी ने 16 मई को हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा और अब उन्हें एक उपचुनाव के जरिए विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। नारायणसामी ने 30 मई को उपराज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था। मतदाताओं को लुभाने के लिए धन दिए जाने का पर्याप्त सबूत मिलने पर चुनाव रद्द करने के वैधानिक अधिकार को लेकर चुनाव आयोग कानून मंत्रालय को पत्र लिखने की तैयारी में है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आयोग जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 58A में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इनमें बूथ कैप्चरिंग की घटना होने पर भी चुनाव रद्द करने का अधिकार शामिल है। यह कदम हाल ही में कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद उठाया गया है। आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी, जो आयोग को आज सौंपी जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत देने के आधार पर तमिलनाडु की 2 विधानसभा सीटों के चुनाव को टाल दिया था। गुजरात में 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी में दंगे के मामले में आज अदालत सजा सुना सकती है। 2 जून को अदालत ने 24 लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही बीजेपी के पार्षद विपिन पटेल समेत 36 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 24 में से 11 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है। वहीं 13 दोषियों को दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मुकदमे में कुल 66 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 6 की मौत सुनवाई के दौरान हो गई। 28 फरवरी 2002 को भड़की हिंसा के दौरान उत्तेजित भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया था। इस हमले में 69 लोग मारे गए थे, जिनमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। गुलबर्ग सोसाइटी मामला 2002 के गुजरात दंगों के उन 9 मामलों में से एक है, जिनकी जांच उच्चतम न्यायालय की तरफ से बनी एसआईटी कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने डिफॉल्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि डिफॉल्टरों को कर्ज चुकाना होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आज तिमाही समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार बैंकों के बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो लोग जानबूझकर बकायेदारों की लिस्ट में शामिल हुए हैं, उन्हें चैन से सोने नहीं दिया जाएगा और न ही किसी को भागने का मौका मिलेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार बैंकों को ज्यादा से ज्यादा पूंजी समर्थन देने के लिए तैयार है। We have empowered the bank sufficiently to recover the dues, and I'm sure some of these dues will become performing assets in course of time, in view of all the steps which we have taken. But the banks have to also maintain their credit lending facilities, so that lending for growth continues. देश के ज्यादातर बैंक इस वक्त लगातार बढ़ते एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका समाधान निकालने के लिए सोमवार को देश के तमाम बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली बैंकों के तिमाही प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। One of the areas in which we need now is to get the banks in the best of health, because the banks must also now start supporting growth, which is extremely important. वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीए कई व्यापार क्षेत्रों में हुए नुकसान की वजह से बढ़ा है, जिसका जिक्र बैंक अपनी बैलेंस शीट में नहीं करते थे, लेकिन अब वो इसे दिखाने लगे हैं। ये बैंकों के अंदर बढ़ी पारदर्शिता का ही नतीजा है। बीते साल के आखिरी तिमाही में फंसे हुए कर्ज की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारतीय रिजर्व बैंक कल मौद्रिक नीति की समीक्षा करने जा रहा है। इससे पहले उद्योग जगत दरों में कमी की उम्मीद लगा रहा है। हालांकि अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। थोक महंगाई दर में पिछले 17 महीने में पहली बार बढ़त दर्ज की गई है। सवाल यह है कि क्या ब्याज दरों में कमी जरूरी है या फिर ये समय से पहले के कयास हैं। खास रिपोर्ट। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में ताज़ा कटौती से रोक सकती है। पिछली कटौतियों का फायदा बैंक ग्राहकों को पूरी तरह नहीं दिया गया, इसलिए केंद्रीय बैंक दरों में कटौती से परहेज कर सकता है। जनवरी 2015 के बाद से आरबीआई दरों में 1.5% की कमी कर चुका है, लेकिन होम लोन लेने वालों को बैंक से इसका 1/3 लाभ भी नहीं मिला है। Service tax has been increased and petrol prices have gone up because the crude oil is getting stronger and stronger and cross $50. So there may be an issue that RBI may like to wait another, I think maybe September somewhere, that they may like to take a call on this issue. खुदरा महंगाई मार्च में 4.83% से बढ़कर अप्रैल में 5.39% हो गई, जबकि थोक मूल्य आधारित महंगाई दर अप्रैल में 0.34% पर पहुंच गई, जो मार्च में 0 से करीब 1% कम थी। इसके चलते दरों में कमी की उम्मीद और कम हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2015-16 के दौरान 7.9% की दर से बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद चौथी तिमाही में निवेश में 1.9% की कमी आई है। उद्योग जगत का मानना है कि ऊंची ब्याज दरें निवेश पर असर डाल रही हैं। As a industry chamber, obviously our expectation is that the repo rate will be sharpening. But look at the food prices have started increasing, and even the WPI has also started from a negative zone. It has started coming up. हालांकि मॉनसून अच्छे रहने और सरकार के आर्थिक सुधारों को गति देने के चलते आरबीआई अगस्त माह में अपने नजरिए में बदलाव ला सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल नगो जुआन लिच के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की संभावित बिक्री समेत अहम सैन्य मुद्दों पर भी बातचीत की है। दक्षिण चीन सागर पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने चर्चा की। क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर मुद्दे को गरमाने के बीच ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पिछले साल भारत और वियतनाम ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने का फैसला किया था और 5 साल के लिए एक संयुक्त विजन बयान पर हस्ताक्षर भी किए थे। वियतनाम चाहता है कि भारत उसके पनडुब्बी कर्मियों को प्रशिक्षित करे। उसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हासिल करने में भी रुचि जताई है। पाकिस्तान ने रविवार को 18 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। ये रिहाई सद्भावना के तहत की गई है। ये मछुआरे आज कराची के लांधी जेल से लाहौर पहुंचेंगे। मछुआरों को लाहौर रेलवे स्टेशन से विशेष बस में बिठाकर वाघा सीमा ले जाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मछुआरे एक दूसरे के जल क्षेत्र में प्रवेश करने की वजह से अक्सर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, जबकि 400 से ज्यादा अब भी कराची में कैद में हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में केंद्रीय समाज सेवा समिति के कार्यक्रम में जुटे लोगों ने पानी बचाने से लेकर पर्यावरण को दुरुस्त रखने का प्रण लिया। राज्यसभा सांसद दर्शन सिंह यादव की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे पर्यावरणीय प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने इसके लिए आम लोगों से भी आगे आने की अपील की। राज्यसभा सदस्य दर्शन सिंह यादव ने जल संकट को बड़ा संकट बताते हुए इस तरफ ध्यान देने की बात कही। पानी कम हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, जितनी बीमारियां हो रही हैं वो अधिकतर गंदे पानी से हो रही हैं। और अब बात मौसम की। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली समेत रविवार को राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जगह धूल भरी आंधियां चली। इस बीच ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में रविवार को हुई बारिश ने लोगों को कुछ हद तक गर्मी से निजात दिलाई। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में गर्मी अपने शबाब पर है। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही हैं और सूरज की तपिश कम होने को तैयार नहीं है। भीषण गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना मुहाल है। गर्मी तो इस साल बहुत तेज पड़ रही है। अभी ऐसा लग रहा था कि अब कम से कम बारिश की शुरुआत हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक भी ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी बारिश चालू हो रही है। राजधानी दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान का श्रीगंगानगर रविवार को भी देश का सबसे गर्म इलाका रहा। यहाँ 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलौदी में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री रहा। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री था, तो चंडीगढ़ में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये उमस से बहुत काफ़ी लोग परेशान हैं। अभी कभी पिछले 2-3 दिन में मेरे को भी लू लग गई थी। अभी मैं तो खुद थोड़ा ठीक हुआ था। ठंडे का सहारा लिया जा रहा है, नींबू पानी पिए जा रहे हैं, गन्ने का रस ये वगैरह। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रविवार को तेज आंधियां भी चली। हालांकि कुछ जगह बूंदाबांदी की वजह से तापमान में थोड़ी कमी आई। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तराखंड में रविवार को कई जगह तेज बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में ओडिशा, आंध्र के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। The trough on SLC runs from Chhattisgarh to South Tamil Nadu across Telangana and South Coastal AP persists. Rain or thunder shower occur in Telangana districts. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में अभी गर्मी जारी रहेगी। हालांकि कुछ जगह आंधी और गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं अगर दुनिया के मौसम की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में कई देशों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। जर्मनी के बावरिया प्रांत में लगातार बारिश के बाद बाढ़ की वजह से आपातकाल का ऐलान करना पड़ा है। फ्रांस में सेन नदी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ का पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क मुख्य जगहों से कट गया है। राजधानी पेरिस में घरों तक में पानी घुस गया है। अमेरिका का टेक्सास प्रांत इस सदी की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से यहाँ हजारों लोगों को घरों से पलायन करना पड़ा है।
इधर ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की वजह से सिडनी समेत कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में रविवार को एक अदालत पर हुए आतंकवादी हमले में एक स्थानीय जज समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ये घटना पुले आलम शहर की है। यहां अदालत में एक आधिकारिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 19 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में प्रांतीय अपीलीय अदालत के प्रमुख अकरम निजात शामिल हैं। इस हमले में 2 आत्मघाती हमलावर भी मारे गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा काबुल में ही हुए धमाके में एक सांसद की भी मौत हुई है। श्रीलंका में सेना के कैंप में विस्फोटकों के भंडार में आग लगने की खबर है। राजधानी कोलंबो के नजदीक सलावा कैंप इलाके में आग लगने के बाद कई धमाके हुए हैं। लोगों को अपने घरों से भागते हुए देखा गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक धमाकों में कम से कम 1 सैनिक की मौत हुई है, 2 सैनिक जख्मी भी हुए हैं। इस बीच श्रीलंका सरकार ने कहा है कि विस्फोटकों के 2 भंडारों तक आग पहुंच गई है, जिससे आग बुझाने में परेशानियां आ रही हैं। सीरिया में एलेप्पो शहर पर सरकारी सेनाओं के हवाई हमलों में रविवार को कम से कम 32 लोग मारे गए। सेना और रूसी विमानों में विद्रोहियों के ठिकानों पर करीब 50 हमले किए गए। इस बीच शहर के बाहरी हिस्से में एक विमान गिरने की खबर है। हालांकि विमान गिरने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। उधर रक्का में सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रक्का इस्लामिक स्टेट का मजबूत गढ़ है और आतंकवादी संगठन इसे सीरिया में अपनी राजधानी की तरह इस्तेमाल करता रहा है। ब्रेन स्टेम मौत यानी ऐसे मामले जिनमें मनुष्य का शरीर जीवित अवस्था में रहे लेकिन मस्तिष्क मृत हो जाए। ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से मृत है, लेकिन उसका शरीर कई लोगों की जान बचाने में सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद भारत में इस तरह के मामलों में अंग दान करने की दर बेहद कम है। ब्रेन डेड व्यक्ति के जीवित होने को लेकर दुनिया भर में अब भी बहस जारी है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसे व्यक्ति का शरीर कई लोगों को जीवन दे सकता है। मरीज के परिजनों की सहमति से उसके अंग जरूरतमंदों को दान किए जा सकते हैं। एक दानदाता का शरीर 6 से 7 लोगों को नया जीवन दे सकता है। It's very proud to be part of Transplant Authority of Tamil Nadu. It's a successful program. It's a model for our India. भारत समेत दुनिया के 170 देशों में ब्रेन डेड शख्स के अंग इस्तेमाल करने को लेकर कानून बनाया जा चुका है। भारत में 1994 से मानव अंग प्रत्यर्पण कानून लागू है। इसके तहत किसी भी ब्रेन डेड व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित करने के लिए 4 डॉक्टरों के पैनल की मंजूरी जरूरी है। तमिलनाडु मृत शरीर से अंग प्रत्यर्पण करने के कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने वाला एकमात्र राज्य है। बाकी राज्यों में इस मसले पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। Until today we have distributed around 5,000 organs. I would say at least 2,000, 3,000 are alive and well. That's a great source of happiness to us. अंग प्रत्यर्पण को लेकर और भी कई चुनौतियां हैं, जिनमें अंगों का समय से मरीज तक पहुंचना और वक्त रहते ऑपरेशन होना शामिल है। The whole program will be run as per the government orders. So for allocation also the government order is very clear and how the procedure has to be followed it is given. हालांकि भारत में ब्रेन डेड व्यक्तियों के अंग दान करने की दर बहुत कम है। मरीज के जिंदा होने की उम्मीद और मौत को लेकर संशय इसकी बड़ी वजह है। संजय कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और अब बात टेनिस की। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर फ्रेंच ओपन में पुरुषों के एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। उन्होंने 3-6, 6-1, 6-2 और 6-4 से एंडी मरे को हराया। जोकोविच ने पहली बार पेरिस की लाल बजरी पर अपना परचम लहराया है और इस तरह उन्होंने अपना करियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा किया। जोकोविच टेनिस के इतिहास में 8वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ब्रिटेन के खिलाड़ी मरे के हाथों पहला सेट गंवाने के बाद जोकोविच ने शानदार वापसी की
और अगले तीनों सेट आसानी से जीत लिए। जोकोविच पहले भी 3 बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन पहले उन्हें 2012 और 2014 में राफेल नडाल ने शिकस्त दी और पिछले साल स्टेन वावरिका ने उनके खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया था। और अब बात खास शख्सियत की। मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज जयंती है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। आइए याद करते हैं सुनील दत्त साहब को उनकी फिल्मों के जरिए। वो स्वर्ग क्या जिसमें 2 पल सोने के लिए इंसान को नींद की गोलियां खानी पड़ी। 50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर करियर की शुरुआत करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे स्टेशन फिल्म से आगाज किया। रेलवे स्टेशन फिल्म के साथ ही सुनील दत्त के सिने करियर की गाड़ी भी चल निकली और 1957 के दशक में आई मदर इंडिया ने उन्हें स्टार बना दिया। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। सुनील दत्त ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें छाया, गुमराह, मेरा साया, सुजाता, रेशमा और शेरा जैसी यादगार फिल्में भी हैं। आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए। 1968 में किशोर कुमार के साथ आई फिल्म पड़ोसन में उनकी कॉमेडी का अंदाज भी खूब जमा। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे सुनील दत्त ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर दिल छू लेने वाली फिल्मों को निर्माण और निर्देशन किया। यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। यूपीए 1 की सरकार में वो 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। 25 मई 2005 में उनका निधन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। भारत कतर के बीच 7 अहम समझौते, हवाला और आतंक की फंडिंग के खिलाफ जानकारी साझा करने पर सहमति। अब स्विट्जरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री। मथुरा हिंसा में मरने वालों की तादाद हुई 29। एक सदस्य समिति ने शुरू की जांच। गृह मंत्री ने कहा राज्य करे सीबीआई जांच की सिफारिश। कर्ज नहीं चुकाने वालों को वित्त मंत्री की कड़ी चेतावनी। कहा चैन की नींद नहीं सो सकते डिफॉल्टर। बैंक प्रमुखों की बैठक में तिमाही प्रदर्शन की समीक्षा आज। अफगानिस्तान में काबुल कोर्ट परिसर में तालिबान का हमला, जज समेत 7 की मौत। बम धमाके में एक अफगान सांसद की गई जान। और लाल बजरी के बादशाह बने जोकोविच। फ्रेंच ओपन जीतने के साथ करियर ग्रैंड स्लैम का सपना पूरा। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 8वें खिलाड़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।